हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो 10 गेस क्वेश्चन जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, और ये जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो पूरी किताब से है, तो आप सभी बच्चे इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर वापस एक बार फिर से बता देना चाहती हूँ कि अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो कहीं पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, उन्हें लगता है कि जो मेरी तैयारी एकदम जीरो है, मैंने कुछ अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन मौका है कि यहाँ पे एक बैच स्टार्ट कर दी गई है जो शिखर बैच 2.0। ठीक है, इसमें आपकी जो तैयारी एकदम जीरो लेवल से करवाई जा रही है। ये जो बैच आपकी स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस भी आपके डेली चलती है, बहुत सारे बच्चे ऐड होके क्लास को कर भी रही हैं। इसमें आपकी क्या है बेटा, डेली लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लासेस है। ठीक है, लाइव डाउट क्लासेस के साथ साथ इसमें आपके क्या है, क्लास नोट पीडीएफ है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट और स्टडी मटेरियल यानी कि बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपको पढ़ने में क्या हो, ईजी हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चे कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करवाए जाएंगे। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का पेपर भी आपसे सॉल्व कराया जाएगा। तो जितने भी इच्छुक बच्चे हैं जो भी इस बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, आप भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो आपको इस बैच से ज्वाइन होने के लिए अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। अब अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे 930 577 1375 पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए अब तक जो जो भी बच्चे आ चुके होंगे, सारे बच्चे आ चुके होंगे, और एक बार सभी लोग लिंक को शेयर करिए ताकि जितने भी बच्चे नहीं आए हैं वो भी आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने क्या है कि त्रिक संलयन क्या है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आपके पूछता है। अब ये एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, क्योंकि आप सभी लोगों का ये जरूर कमेंट रहता है कि मैम ये किस बोर्ड के लिए है। तो बेटा जहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, जहाँ अगर आपके स्कूल में या आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलाया जाता है तो वो सारे बोर्ड के लिए। ठीक है, अब आता है क्या है, त्रिक संलयन क्या है, इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है और यह किस रूप में परिवर्तित होता है। त्रिक संलयन का मतलब आप समझते हो कि ऐसी प्रक्रिया, एक एंजियोस्पर्म वाला जो प्लांट्स होता है उसमें एक विशेष प्रकार की क्या दिखती है, निषेचन की क्रिया दिखती है। ठीक है, एक विशेष प्रकार को आपको फर्टिलाइजेशन दिखता है, कहाँ, भ्रूण कोश के अंदर। आंसर में क्या लिखोगे बेटा, 3 केंद्रकों का मिलना त्रिक संलयन है। क्या है, 3 न्यूक्लियस का मिलना ही क्या कहलाता है, त्रिक संलयन कहलाता है। इसमें आपको क्या दिखेगा, जो आवृतबीजी पौधों के पुष्पों में होते हैं। अब भाई तीन न्यूक्लियस का जो मिलन हो रहा है वही आपका त्रिक संलयन कहला रहा है, और ये आपको मिलता है आवृतबीजी पौधों के पुष्प में होते हैं। ठीक है, स्त्री केसर 8 केंद्र युक्त होते हैं, जिसमें भ्रूणपोष के बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्विगुणित यन केंद्रक बनाते हैं। ठीक है, किसके, भ्रूणकोश के बीच में। ठीक है, स्त्री केसर के 8 केंद्रक युक्त होते हैं, जो स्त्री केसर होती है वो क्या होगी, 8 केंद्रक युक्त होती है, जिसमें भ्रूणकोश क्या होगा, जिसमें भ्रूणकोश के बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक क्या होंगे, संयुक्त होकर। ठीक है, 2 ध्रुवीय केंद्रक क्या करेंगे, संयुक्त होकर द्विगुणित यानी कि 2n केंद्रक बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 2 पुंम युग्मकों में से एक अंड के साथ तथा दूसरा इस द्विगुणित केंद्रक के साथ संलयन करके त्रियन यानी कि त्रिकेंद्रक युक्त रचना का निर्माण करता है। इसे ही क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। ये तो आपको आंसर में लिखना है, लेकिन आपको कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये चीज नहीं समझ में आई होगी, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से समझा रही हूँ कि देखो, मानो ये आपके क्या होते हैं बेटा, परागकण। परागकण की जो संरचना होती है कुछ आपको इस प्रकार की नजर आती है। ठीक है, इसके अंदर एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती क्या होती है, जनन कोशिका। वेजिटेटिव सेल जो होती है ये इसकी जो कायिक कोशिका, ठीक है, यही जो कायिक कोशिका होगी ये क्या करती है, विभाजन करती है। ठीक है, ये कायिक कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है, और विभाजन करने से क्या करती है, पराग नली का निर्माण। क्या करेगी, पराग नली का निर्माण करती है। किसके द्वारा, कायिक कोशिका के द्वारा। ये होती है बेटा जनन कोशिका। ये जनन कोशिका में भी क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, जनन कोशिका में भी क्या होगा, विभाजन होता है, और ये 2n है, तो मानो ये विभाजन हुआ तो यहाँ से कितने में चेंज हो जाती है, 2n में, यानी कि n और n में चेंज हो जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों आपके हैं, दोनों क्या बन जाते हैं, नर युग्मक। अब ये क्रिया आपकी कब होती है, ये होती है वर्तिकाग्र के अंदर। परागकण के द्वारा ये जो परागकण होते हैं, ठीक है, परागण के द्वारा ये परागकण कहाँ आते हैं, इस स्त्री केसर पे, ठीक है, कहाँ आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, ये स्त्री केसर होता है, पिस्टिल होता है। अब देखो, मानो क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन से यहाँ पे बेटा क्या आ गए, परागकण आ गए। ठीक है, पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन से ये जो पोलिन ग्रेन है, परागकण की क्रिया द्वारा, ये सारे बच्चे आप सब पढ़ चुके हो। तो पोलिन ग्रेन जो होगा ये क्या होगा, इस स्टिग्मा पे आएगा, इस स्टिग्मा पे आया तो जैसे ही क्या होगा, जर्मिनेट, क्योंकि जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र वाला पार्ट्स होता है वो चिपचिपा भाग होता है। कैसा होता है, चिपचिपा भाग होता है। और तो चिपचिपा होने की वजह से यहाँ पे परागकण क्या होती है, चिपक जाते हैं। जैसे ही परागकण यहाँ पे चिपकेगा, ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या कर लेंगे, इनमें अंकुरण होगा और अंकुरण से क्या बनेगा, पराग नली। ठीक है, मानो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन गई, पराग नली का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर, ठीक है, आप बीजांड के संरचना देखते हो ना, कुछ बीजांड की संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार की होती है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरे बीजांड नहीं बनाऊंगी, ठीक है, बस आपको इसके अंदर भ्रूणकोश दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, बीजांड, बीजांड के अंदर, ठीक है, ये मानो क्या है, बीजांड है, और इस बीजांड के अंदर क्या है, ठीक है, बीजांड हुआ। ठीक, अब इस बीजांड के अंदर आपको क्या नजर आएंगे, भ्रूणकोश। ठीक है, क्या नजर आया, ये भ्रूणकोश। आपको पता है कि जो आवृत्त बीजी वाले पौधे होते हैं, इनके अंदर जो भ्रूणकोश होते हैं वो 7 कोश के और 8 केंद्र की होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, 7 कोश की और 8 केंद्र की। तो देखो, एक कोश का यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, 2 हो गई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितनी हो गई, 3 हो गई, और बीच में क्या हो गई, यहाँ होगी। अब इनके सभी के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और ये यहाँ पे। आपको सारे का नाम पता है, नहीं भी पता है तो जान लो। ठीक है, ये आपका क्या है, बीजांड है। ठीक है, क्या है, बीजांड। इस बीजांड के अंदर क्या है, ये जो ग्रीन वाली संरचना है इसको आप क्या बोलते हो, भ्रूणकोश कहते हो। ठीक है, अब इस भ्रूणकोश के अंदर आपको कितनी सेल नजर आ रही है, इसके अंदर आप देखोगे 7 सेल, ठीक है, और 8 न्यूक्लियस। ठीक है, 7 सेल और क्या देखोगे, 8 न्यूक्लियस देखोगे। ठीक है, इसके बाद आपको इसके आगे क्या दिखेगा, ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस के बाद इसके अंदर क्या नजर आएगा, ये जो ऊपर है इसको बोलते हो प्रतिमुखी कोशिका। क्योंकि ये प्रतिमुखी कोशिका हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बीजांड के मुख की तरफ होती है। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिका। इसके बाद बीच में यही जो केंद्रक है इसी को हम बोलते हैं ध्रुवी केंद्रक। ठीक है, क्या बोलते हैं, ध्रुवी केंद्रक। ठीक है, ये क्या हो गए आपके, ध्रुवी केंद्रक। अब ध्रुवी केंद्रक के बाद इनके अंदर, ठीक है, ये दोनों जो है ये होती है सहायक कोशिका। सहायक कोशिका, सहायक कोशिका के बाद अंदर में आपको दिख रही है एक, ये जो वाली संरचना है इसको आप क्या बोलते हो, अंड कोशिका। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, जैसे क्या हुआ, परागण हुआ, परागण के बाद जो परागकण थे उसने क्या किया, उसका अंकुरण हुआ। ठीक है, परागण की क्रिया हुई, परागण की क्रिया के बाद परागकण का जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेट करके ये क्या बनाए, परागनली। तो यहाँ से क्या आ रही है, ये परागनली आई। ठीक है, ये क्या आ रही है, परागनली आई। अब ये परागनली, ठीक है, ये परागनली यहाँ से आते, यहाँ से आके क्या करती है, यहाँ से रुक जाती है। ठीक है, अभी ये क्या है, जो बीजांड है, बीजांड में प्रवेश नहीं की है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आते हैं इनके जो दोनों यहाँ पे जो इनकी जनन कोशिकाएं हैं ये विभाजन की है, और विभाजन करने के बाद जो 2 नरयुग्मक का निर्माण की है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से नरयुग्मक भी आएंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या करें, नरयुग्मक आ रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों नरयुग्मक पहुंच चुके हैं। ठीक है, एक नरयुग्मक क्या करेगा, ये वाला जो पहला नरयुग्मक होगा ये संलयित होगा अंड कोशिका से। ठीक है, ये पहला जो नरयुग्मक होगा ये संलयित किससे हो जाएगा, अंड कोशिका से। तो जब ये अंड कोशिका से संलयित होगा तो ये क्या बनाएगा, यानी कि देखो यहाँ पे एक यन है प्लस यन है, ये बराबर क्या हो जाएगी 2 यन, यानी कि बन जाएंगे भ्रूण। क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है,
और भ्रूण आपके क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। ठीक है, जब दूसरा नरयुग्मक क्या करेगा, ये संलयित होगा कहाँ, इस ध्रुवीय न्यूक्लियस से। तो ध्रुवीय न्यूक्लियस पहले से ही, ठीक है, ध्रुवीय न्यूक्लियस पहले से क्या है, 2n है, और प्लस इसमें n क्या मिल जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 3n, और इसी को बोलते हैं त्रिक संलयन या त्रिक समेकन बोलते हैं। और यही त्रिक संलयन के बाद निर्माण किसका हो जाता है, भ्रूणपोष का। ठीक है, किसका होगा, भ्रूणपोष का। और यही भ्रूणपोष जो होगा भ्रूण को क्या करेगा, पोषण देने का कार्य करेगा। तो यही होता है त्रिक संलयन, यानी कि ये जो आपको क्या है, एक आवृत्त बीजी पौधा है। आवृत्त बीजी पौधा में कि बीजांड अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, बीजांड के अंदर होते हैं भ्रूणकोष, और भ्रूणकोष में होती है प्रतिमुखी कोश का, सहायक कोश का, ध्रुवी केंद्रक और अंडकोश का। ठीक है, तो यहाँ से जो परागकण जर्मिनेट करता है तो दो नरयुग्मक का निर्माण होता है। पहला नरयुग्मक करता है अंडकोशिका से संलयन जो बनता है भ्रूण, और दूसरा जो नरयुग्मक होता है वो कैसे, ध्रुवी केंद्रक से संलयित होता है जो 3n संरचना बनाता है, जिसको हम कहते हैं त्रिक संलयन भी कहते हैं या त्रिक समेकन भी कहते हैं। जिससे त्रिक संलयन के बाद निर्माण हो जाता है भ्रूणपोष का, और यही भ्रूणपोष क्या करता है, इस भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो यही जो पूरी प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी, त्रिक संलयन। और त्रिक संलयन हमेशा होती है एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स में, बाकी जिम्नोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में या थाइलोफाइटा में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या देखोगे, त्रिक संलयन की प्रक्रिया के उपरांत त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये 2n है, ठीक है, और ये n है, दोनों मिलके क्या बन गए, 3n। तो यहाँ पे जब 3n बना तो ये किसका निर्माण हो गया, भ्रूणपोष का। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो 3n क्या होती है, बारंबार सूत्री विभाजन कर भ्रूणपोष का निर्माण करती है। अब इनकी जो जैसे ही त्रिक संलयन हुआ, ठीक है, ये 3n कोशिका बनी, ये क्या हुई, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो होगी वो बार बार क्या करेगी, सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन का मतलब क्या होगा, समसूत्री। तो अगर यहाँ पे 3n है तो यहाँ भी 3n, यहाँ 3n, तो ये आगे 3n में ही बढ़ती जाएगी। अगर 2 रहता तो 2n में बढ़ती जाती। अगर यहीं पे अर्धसूत्री होता और सूत्री विभाजन होता तो यहाँ पे इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती, आधी हो जाती। तो यहाँ की जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है वो क्या करेगी, बारंबार क्या करती है, विभाजन करती है। और कौन सा विभाजन, सूत्री विभाजन। और सूत्री विभाजन करने के बाद भ्रूणपोष का निर्माण करती है। और भ्रूणपोष विकसित होते ही भ्रूण तथा अंकुरण के दौरान नवोद्भिद निर्माण तक पोषण प्रदान करती है। यानी कि जब तक एक बीज का निर्माण नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक भ्रूण को पोषण चाहिए तब तक यही भ्रूणपोष क्या करती है, पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है, तो यही पूरी प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, त्रिक संलयन कहलाती है। ठीक है, ठीक है, अगला देखो, परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जो परागकोश। ठीक है, परागकोश आपको पता है पुंकेसर का भाग होता है, क्योंकि ये पुंकेसर है, ठीक है, ये स्टेमन है। ठीक है, ये स्टेमन जो होते हैं दो भागों से मिलकर बने हैं। ये वाला जो फिलामेंट लाइक है इसको बोलते हो तंतु। ठीक है, क्या कहते हैं, तंतु। और ये जो चौड़ा भाग है इसी भाग को हम कहते हैं परागकोश। तो कभी कभी आपके एग्जाम में इस परागकोश का क्या पूछता है, संरचना का सचित्र वर्णन, यानी कि डायग्राम भी बनाना होता है। और इसके अंदर को सेक्शन कटा हुआ जो भाग, इसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देती है वो भी आपको बताने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब आप देखो इस परागकोश का सेक्शन कट करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको क्या दिख रही है, दो पालियां नजर आ रही है, और दोनों पालियां में दो दो क्या है, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, क्या है, लघु बीजाणु धानी। और इसी लघु बीजाणु धानी में क्या होते हैं, लघु बीजाणु। क्योंकि जब लघु बीजाणु जन्म की क्रिया होती है, इसी लघु बीजाणु धानी की जो मदर सेल होती है वो क्या करती है, विभाजन करती है। विभाजन करके अपने आकार को बढ़ा देती है। आकार को बढ़ाने के बाद कुछ लेयर का निर्माण होता है और कुछ बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं जो होती है परागकोश के अंदर होती है। तो परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकण होते हैं। ठीक है, ये जो परागकोश है पुंकेसर का वह भाग है क्योंकि इसी के अंदर क्या होते हैं, परागकण प्रेजेंट होते हैं। परागकण को कहते हो पोलिन ग्रेन कहते हो। ठीक है, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, परागकण होते हैं और यह द्विपालित होता है।
ठीक है। जो परागकोश होता है ये हमेशा आपको कैसा दिखाई देता है, द्विपालित दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, द्विपालित देखने के लिए आपको मिलता है। ठीक है, इसकी प्रत्येक पाली में 2 दीर्घाकृत स्थित कोश अर्थात परागकोश विद्यमान होते हैं। अब इसकी प्रत्येक पाली में 2 दीर्घाकृत, ठीक है, दीर्घाकृत क्या होती है, स्थित कोश अर्थात इसको क्या बोलते हो, परागकोश विद्यमान होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रत्येक परागकोश असंख्य परागकण धारण करता है। अब जो प्रत्येक परागकोश होता है वो असंख्य परागकण क्या करते हैं, धारण करते हैं। देखो, आप जब लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस पढ़ते हो तो उसमें से क्या देखते हो कि एक परागमात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि एक लघु बीजाणु धानी के अंदर की एक जो आर्किस्पोरियल सेल होती है, ठीक है, जो अधोस्तरी कोशिका होती है, वो अपने आकार को बढ़ा देती है। अब जैसे ये आकार को बढ़ा देती है वो चेंज हो जाती है परपोषी कोशिका में। परपोषी से 2 भाग में टूटती है, एक प्राथमिक भित्ति कोशिका और एक प्राथमिक पुंग बीजाणु कोशिका। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है वो लेयर का फॉर्मेशन करती है और जो प्राथमिक पुंग बीजाणु कोशिका होती है वो स्पोर यानी कि बीजाणु का निर्माण करती है। ये चीज आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। तो प्रत्येक परागकोश असंख्य परागकण, ठीक है, जो प्रत्येक परागकोश होगा वो असंख्य परागकण क्या करते हैं, धारण करते हैं। और परागकोश की परतों, ठीक है, परागकोश की भित्ति 4 से 5 परतों की बनी होती है। ठीक है, जो परागकोश की जो लेयर होती है, जो भित्ति होती है, वो 4 से लेके 5 परतों की बनी होती है। परिवर्धित होते हुए परागकण मध्य परत एवं टेपटम के उत्पादों को उपभोग में लाते हुए मात्र बाह्य त्वचा एवं अंतर त्वचा को अवशेष के रूप में छोड़ देते हैं। बाकी जैसे ही परिवर्तित होंगे, ठीक है, परिवर्तित होते होते जैसे उनका परिवर्तन होता जाएगा तो जो क्या होगी, टैपटम होगी। ठीक है, तो ये मध्य परत एवं टैपटम के उत्पादों को उपभोग में लाते हुए जो बीजाणु होता है, लघु बीजाणु धानी के जो टैपटम की लेयर होती है, जो मध्य परत की लेयर होती है, उनको ये क्या करते हैं, उपभोग में ला देते हैं इस परिवर्तनशील अवस्था में। बाकी रह क्या जाती है, जो बाह्य त्वचा होती है एवं जो अंतर त्वचा को अवशेष के रूप में छोड़ देती है। ठीक है, तो ये होती है आपके परागकोश की संरचना, जो कि आपके एग्जाम में पूछता है, तो आपको अपने एग्जाम में इसको लिखने हैं कि परागकोश क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, कितनी लेयर प्रेजेंट है, कब कैसे परिवर्तित हो रही है और परिवर्तित होने के बाद वो किस में चेंज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपक्व बीजांड की आंतरिक संरचना दर्शाते हुए उसका भली भांति सांकेतिक चित्र बनाइए। अब कभी कभी आपके एग्जाम में एक परिपक्व बीजांड, अभी हमने परिपक्व बीजांड की बात की, क्या की थी कि अगर एक परिपक्व बीजांड है तो उसके अंदर होते हैं बेटा भ्रूणकोश। क्या होंगे, उसके अंदर होते हैं भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश के अंदर जो हमारा होता है वो 7 कोश की और 8 केंद्र की होता है। ठीक है, किसी भी आवृत्त बीजी पौधे का जब आप भ्रूणकोश देखोगे तो वो 8 केंद्र की और 7 कोश की होता है। कैसा होगा, 8 केंद्र की और 7 कोश की। अगर यहाँ पे आपको ये डायग्राम न समझ में आ रहा होगा तो आप यहाँ पे इसको बना के देख सकते हो। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो, सबसे पहले आप उल्टा सीधा जो भी बनाओ, जैसे भी आपको बनाना आता है, लेकिन आप बनाना सीखो। तो अगर आपसे भ्रूणकोश का, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे आपसे वाले डायग्राम पूछा है, तो आप क्या बताओगे कि पहले आप बनाओगे इसके क्या, ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाले स्ट्रक्चर बनाने के बाद इनके अंदर बेटा बनाओगे इनकी सेल को। तो एक लेयर बेटा ये होती है, ठीक है, मान लो एक इधर से भी हो गई। ओके, फिर इसी के बाद इनकी क्या होती है, आपको दूसरी लेयर दिखती है, ये यहाँ आई। ठीक है, और यही से दूसरी लेयर देखोगे कुछ आपको यहाँ ऐसे नजर आती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बनाओगे, आपके डायग्राम में बस इधर का उधर है। ठीक है, आप किसी भी तरह बना दो, एग्जामिनर आपको नंबर देगा ही देगा। अब अगर आप इसके एक एक नेम करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नाभिका नजर आती है। ठीक है, इस नाभिका को, ठीक है, इसको आप कहोगे नाभिका। ये जो पतली सी डंठल वाली संरचना है इसको हम बोलेंगे पुष्पवृंत या बीजांड वृंत बोलो। ठीक है, पुष्पवृंत बोल के ना बोलो, बीजांड वृंत। ठीक है, क्या हो जाएगा, बीजांड वृंत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 2 लेयर दिख रही है। ठीक है, तो जहां पे ये आवरण, ठीक है, ये दो, एक आवरण ए और एक आवरण ए,
तो जहां पे आपको ये आवरण दिख रहा है, इस आवरण को आप बोलोगे, जहां पे अब्सेंट है इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार, बीजांड द्वार कहते हैं। अब इस बीजांड द्वार को हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। ठीक है, इसके बाद ये जो संरचना है, ठीक है, ये वाली जो व्हाइट वाली आपको संरचना नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं बीजांड काय। ठीक है, बीजांड काय। इस बीजांड काय के अंदर जब क्या होगा, गुरु बीजाणु जनन के आप प्रोसेस देखते हो, जब परिपक्व, यहाँ पे आपसे परिपक्व पूछ रहा है तो आपको एकदम परिपक्व बीजांड बनाने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको दिखाने क्या है, इस बीजांड काय के अंदर आप दिखाओगे भ्रूणकोश। ठीक है, क्या दिखाओगे? भ्रूणकोश। तो ये वाला जो आपकी संरचना नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं भ्रूणकोश। ठीक है, क्या हो गया? भ्रूणकोश हो गया। भ्रूणकोश के बाद आपको कुछ सेल्स भी नजर आती हैं। अगर आप सेल्स बनाते हो तो भी ठीक है, नहीं बनाते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगी? कुछ सेल्स भी दिखाई देती है, क्योंकि यही की तो एक सेल्स क्या होती है, गुरु बीजाणु जनन में आपने पढ़ा है कि यही की एक सेल क्या होती है, विभाजन करती है, और विभाजन करके अपने आकार को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, और जैसे ही आकार को बढ़ाती है एक नई कोशिका में, ठीक है, चेंज हो जाती है। ये चीज आपने पढ़ी है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, आप इसको बोल दोगे बीजाणु, बीजांड, न्यू सेल्स की सेल या कोशिकाएं। ठीक है, बीजांड काय के अंदर जो सेल वो हो गया। अब इसके अंदर, इस भ्रूणकोश के अंदर आपको विशेष प्रकार की संरचनाएं नजर आएंगी। क्या दिखेगा? सबसे पहले यहाँ पे एक सेल यहाँ से, और एक यहाँ से, और एक यहाँ से। ठीक है, बीच में एक सेल नजर आएगी, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। ठीक है, इस प्रकार की सेल। अब अगर ये सेल है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? केंद्रक होगा। तो यहाँ पे आपको दो नजर आएंगे। ठीक है, एक हो गया, एक इधर हो गया, एक यहाँ हो गया, एक इधर हो गया, यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये पूरा एक परिपक्व जो आपका क्या होता है, बीजांड का। ठीक है, परिपक्व जब आपके बोर्ड में पूछता है तो आपको ये परिपक्व बीजांड का डायग्राम बनाने बनाने। अब आपको दिख क्या रहा है कि ये आवरण है, यहाँ पे एब्सेंट है, जिसको हमने क्या बोला? बीजांड द्वार, यानी कि माइक्रोपाइल। इसी के द्वारा जो अभी हमने त्रिक संलयन की क्रिया पढ़ी, तो इसी द्वार के द्वारा, ठीक है, ये आपको उल्टा दिख रहा है और किसी किसी में आपको सीधा दिखता है। ठीक है, तो इसी बीजांड के द्वारा जो पराग नली होती है, इसके अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, अब यहाँ पीछे आपको खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली स्थान को हम कहते हैं निभाग। ठीक है, क्या बोलते हैं? निभाग। निभाग को आप बोलते हो चला जा। ठीक है, निभाग हो गया। अब यहाँ पे आपको दो आवरण दिख रहे हैं, तो ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाह्य, ठीक है, बाह्य अध्यावरण, अध्यावरण। ठीक है, इसके बाद इसको हम बोलेंगे अंतः, ठीक है, अंतः अध्यावरण। ठीक है, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। ठीक है, दो चीज समझ में आई। तो ये चीज होती है। अब बाह्य और अंत अध्यावरण बोलने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो इसका आवरण है वो पूरा नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको आधा, अब इधर आपको खाली स्थान दिख रहा है, इधर इसका क्या है? अभाव है, इसीलिए इसको बाह्य अध्यावरण और अंत्य अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या देखोगे? यही जो बीच में है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्रुवी केंद्रक। क्या हो जाएगा आपका? ध्रुवी केंद्रक। ठीक है, और जो मुख्य के तरफ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। ठीक है, मुख्य की तरफ क्या बोलेंगे? सहायक कोशिका। और सहायक कोशिका के पास में ही क्या होती है? अंड कोशिका। ठीक है, तो इसके पास में आपको क्या नजर आएंगे? अंड सेल या अंड कोशिका। ठीक है, और बीजांड द्वार के पीछे की तरफ चला जा है तो पीछे की तरफ ही क्या प्रेजेंट होती है? प्रतिमुखी कोशिका। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिका। तो जब भी आपके बोर्ड में ये पूछा जाए कि सचित्र, बस चित्र बनाइए, तो आप सिर्फ इस डायग्राम को बना दोगे। ठीक है, जब वनली एक परिपक्व बीजांड का सिर्फ डायग्राम पूछेगा तो आप सिर्फ इस डायग्राम को बनाओगे। लेकिन जब एक बीजांड का, ये आपका लघु त्रिमी है,
तो लघु उत्तरी में या तो सिर्फ थियरी पूछेगा, ठीक है, जब लघु उत्तरी आपसे पूछेगा तो या तो सिर्फ थियरी पूछेगा, थियरी नहीं पूछेगा तो सिर्फ डायग्राम पूछेगा। लेकिन जब इसको लॉन्ग में देखोगे तो इसका एक सचित्र वर्णन पूछ लेता। अब यहाँ पे जो आपने एक एक नेमिंग की है, ठीक है, एक एक पार्ट के बाह्य अध्यावरण, अंत्यावरण, आवरण, अंडकोश का, ये सारे जितने भी है, तो आपसे एक एक के बारे में पूछेगा कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने क्या करने है, अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से एकदम डायग्राम बना के आने हैं। नहीं बनाने आना तो अच्छा से सीखो, प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि मुझे डायग्राम बनाने नहीं आता। बेटा अगर आप बायोलॉजी ले लिए हो तो नहीं आता है, क्योंकि कोई भी चीज शुरू से किसी को नहीं आती, ठीक है। तो आप जब धीरे धीरे किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हो तभी आती है। जैसे स्टार्टिंग में आप बच्चे होते हो तो क्या हम अभी ऐसे बोल रहे तो क्या हम पहले से बोलते नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 तो चीजें क्या होती बढ़ती जाती, विकास होता जाता है। तो वही चीज है, नहीं आता है बनाने तो आप प्रैक्टिस करते जाओ तो वो जरूर आएगी आपको, ठीक है। लेकिन बस आपको प्रैक्टिस करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखो, कभी कभी आपके एग्जाम में स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए, ठीक है। या तो कभी कभी आपसे लॉन्ग आंसर में क्या पूछेगा, जब आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, ये आपको डायग्राम भी बनाने पड़ेंगे और डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको एक एक के बारे में लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में या तो डायग्राम पूछेगा या तो लिखना, क्योंकि डायग्राम लिखना दोनों बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लघु उत्तरीय का मतलब होता है छोटा सा, एक सब्जेक्टिव होता है, एक दो लाइन का होता है, ठीक है। लघु उत्तरीय का होता है कि बीच बीच में, बहुत ज्यादा बड़ा ना तो बहुत ज्यादा छोटा ना। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। अब आपको देखो ये डायग्राम नहीं बनाने आता तो बनाओगे कैसे। डायग्राम बहुत इजी सा है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपको क्या करना है, बनाने आने चाहिए। अगर वैसे भी नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। देखो ये फंडस भाग होता है, ठीक है। किसी भी आप देखोगे क्या, जो यूट्रस है, यूट्रस का क्या होते हैं, फंडस भाग होते हैं। फंडस भाग के बाद क्या देखोगे आप, ठीक है, मानो ये क्या है, फंडस भाग, ठीक है। अब इसी फंडस भाग से कुछ आपको इस प्रकार की संरचनाएं नजर आती हैं, ठीक है, इधर भी आपको नजर आएंगी। फिर थोड़ा सा पतला, पतला से होते हुए ये थोड़ा सा क्या आ जाते हैं, चौड़ा होते हैं, ठीक है। इधर भी क्या हो गए, चौड़ा हो गए, ठीक है। अब इसी के बाद आगे आपको देखो क्या दिखेगा, यहाँ से थोड़ा सा अलग होते हुए, ठीक है, चौड़ा से होते हुए आगे चल के क्या होंगे, थीन होते जाएंगे, ठीक है। कुछ क्योंकि जो जनन तंत्र, इससे जनन तंत्र का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का होता है। आप किसी भी तरह बना दोगे, जरूरी नहीं कि आप वैसे ही बनाओ, किसी भी तरह बना दो, बस आप नेमिंग अच्छे से कर दो और थोड़ा सा क्लियर बना दो। टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा, ठीक है। अगर टेढ़ा हो रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। लेकिन आपने नेमिंग अच्छे से किया, आपने अच्छे समझा दिया तो वो सबसे बेटर है, ठीक है। क्योंकि कुछ नाशपाती के आकार का, नाशपाती देखियो ना आप लोग, तो कुछ नाशपाती के आकार की क्या होती है, संरचना होती है, ठीक है। अब देखो इस पे आपको क्या क्या, सबसे ऊपर क्या हो गया, फंडस हो गया, ठीक है। सबसे ऊपर क्या हो गया, फंडस भाग। तो फंडस भाग के बाद क्या क्या आएगा, इसके बीच के लेयर में एक होती है मध्य, ठीक है। इसी के बीच में क्या आएगी, एक मध्य लेयर आएगी, ये क्या हो गई, मध्य लेयर, ठीक है। मध्य लेयर के बाद होती है एक, इसकी कौन सी लेयर होती है, जो एंड्रोमेट्रियम वाली, कौन सी लेयर हो जाएगी, एंड्रोमेट्रियम की लेयर। तो ऊपर से आपको क्या दिखेगी, एंड्रोमेट्रियम। अब आप क्या बना लो, एंड्रोमेट्रियम भी बना लो, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, एंड्रोमेट्रियम। इधर भी क्या हो जाएगी, ये वाली लेयर, ठीक है। इधर से भी ये वाली, तो ये जो व्हाइट वाली होती है ये क्या होती है, आपकी एंड्रोमेट्रियम की लेयर। अब अगर एक एक नाम करो, आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले, ठीक है। देखो डायग्राम में भी आपको क्या दिखा, गर्भाशय, अंतःस्तर, गर्भाशय पेशीय स्तर और परिगर्भाशय, ठीक है। तो देखो ये सबसे बाहरी लेयर को हम बोलते हैं परिगर्भाशय, ठीक है। ये नाम बाद में करेंगे, पहले एक और संरचना बनाते हैं। अब आगे ये जो संरचना है ये थोड़ा सा चौड़ा, चौड़ा होने के बाद ये कैसे हो जाते, कीप लाइक हो जाते हैं, ठीक है। कीप होने के बाद इसमें क्या निकल जाती है, फिम्बरी निकलती है, ठीक है। और इधर भी क्या होंगे, चौड़ा होंगे, चौड़ा होने के बाद इसमें क्या निकल जाएंगी, फिम्बरियां निकल जाएंगी, ठीक है। फिम्बरी निकली,
फिम्बरी निकलने के बाद आपको नीचे की ओर क्या मिलेंगे, अंडाशय मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या हो गए, अंडाशय, जो कि क्या होते हैं, उससे अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यहाँ भी क्या मिल गए आपको, अंडाशय। ठीक है, अब इस अंडाशय के अंदर आपको पता है किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। ठीक है, किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। देखो अब अगर आप एक एक नाम करोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ओवरी। ठीक है, जिसको आप कहोगे अंडाशय। ठीक है, इसके अंडाशय के बाद ये जो चौड़ा भाग है, इस भाग को हम कहते हैं कीप। ठीक है, कीप के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, झिल्ली। ठीक है, क्या बोलते हैं, झिल्ली, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलेंगे, फिम्बरी। फिम्बरी का मतलब होगा कि, फिम्बरी कहने का मतलब कि फिंगर लाइक, जैसे हमारी फिंगर होती है ना, तो फिंगर लाइक क्या हो जाएगा, संरचना। इसके बाद अगर यहाँ पे, ठीक है, ये होगा जो चौड़ा भाग है, इस चौड़े भाग को हम बोलते हैं तुम्बिका। क्या कहते हो, तुम्बिका। और इस तुम्बिका को आप इंग्लिश में कहते हो एम्पुला। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, संकीर्णन पथ। संकीर्णन पथ का मतलब होता है पतला। ठीक है, संकीर्णन पथ। और ऊपर ये आपका जो भाग होता है, इस भाग को हम कहते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे क्या देखोगे, इधर इधर भी आपको कुछ विशेष नजर आएगा। ठीक, ये जो सबसे बाहर है, इसको हम बोलते हैं परिगर्भाशय। क्या बोलते हैं, परिगर्भाशय। परिगर्भाशय के बाद जो पिंक वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं मध्य गर्भाशय। ठीक है, मध्य पेशी गर्भाशय। क्या बोलते हैं, गर्भाशय पेशी स्तर। ठीक है, क्या बोलोगे, गर्भाशय पेशी स्तर। क्यों, क्योंकि पेशियों के बने होते हैं, इसीलिए गर्भाशय पेशी स्तर। पेशियों की बनी होने के लिए क्या बोलेंगे, गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं। ठीक है, अब अंदर की जो लेयर है, अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय अंतःस्तर। ठीक है, ये जो व्हाइट वाली लाइन है, इसको बोलोगे गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय अंतः अस्तर। ठीक है, अंतः स्तर हो गया। इसके बाद आगे चल के कुछ और नजर आ रहा है। आगे क्या नजर, ग्रीवा, ग्रीवा नाल और योनि। ठीक है, तो देखो यहाँ आपके क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रीवा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ग्रीवा नाल हो जाएगी। ठीक है, ग्रीवा नाल, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी योनि हो जाएगी, जिसको आप क्या बोलते हो, वेजाइना बोलते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, स्त्री जनन तंत्र की स्ट्रक्चर, जो कि आप अपने एग्जाम में बना दोगे। सिर्फ आपसे यहाँ पे वर्ले डायग्राम पूछेगा, तो सिर्फ आप डायग्राम बनाओगे और इसके एक एक पार्ट्स का नाम कर दोगे। अब जब आपका सचित्र वर्णन, जब आपसे लॉन्ग आंसर में पूछेगा, तो आप इस डायग्राम को बनाओगे, और डायग्राम को बनाने के साथ साथ क्या करोगे, उसके एक एक पार्ट्स के नाम लिखोगे, और सारे पार्ट्स के कार्य क्या होते हैं, उनके कार्य को भी आप क्या करोगे, बताओ कौन कौन इस चीज को कर लेगा। कितने बच्चे ऐसे हैं, जब आपके एग्जाम में डायग्राम पूछे आएगा तो आप उस डायग्राम को बना लोगे। बताओ कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो बना लेंगे, और कौन कौन ऐसे हैं जो नहीं बना पाएंगे। बताओ, बना लोगों की नहीं, तो नहीं आता, सीखो, सीखने से ही सब कुछ आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शुक्राणु जनन एवं वीर्यसेचन। ठीक है, शुक्राणु जनन एवं वीर्यसेचन, जिसको वीर्यसेचन को बोलते हो, स्पर्मेशन की परिभाषा लिखिए। अब आपको यहाँ पे शुक्राणु जनन की डेफिनेशन लिखनी है, और शुक्राणु जनन के साथ साथ क्या लिखने हैं, वीर्यसेचन क्या होता है, वीर्यसेचन की भी क्रिया लिखनी है। तो देखो आंसर में क्या लिखो कि वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे, वृषण में। वृषण क्या है, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर। देखो यहाँ पे समझो, ये एक मानव का क्या है, ठीक है, वृषण कोश। इस वृषण कोश के अंदर जोड़ी में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, वृषण कोश के अंदर क्या है, टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के अंदर क्या होती है, वृषण पालिका। क्या होती है, वृषण पालिका। एक पालिका ये हो गई, दूसरी पालिका ये हो गई, तीसरी पालिका ये हो गई। ठीक है, और यहाँ पे भी एक पालिका इधर,
यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन अगर इस विसर्ग पालिका की बात करोगे तो ये होती है, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 260, यानी कि 260 अगर इसमें है तो 260 भी क्या होंगे, इसमें भी होंगे। ठीक है, अब इस वृषण पालिका से, ठीक है, इस वृषण पालिका के अंदर क्या होंगे, शुक्रजनक नलिका। अब इस शुक्रजनक नलिका की जो संख्या होती है 3 होती है, 1 से लेके 3। ठीक है, ये क्या होगी, शुक्रजनक नलिका। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, शुक्रजनक नलिका। अब यही शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है ये भी इनके अंदर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार क्या होगा, ये होती है नर्म जर्म कोशिका। ठीक है, ये क्या होती है, नर जर्म कोशिका। ठीक है, इसी में एक नर जर्म कोशिका और एक क्या होगी, सर्टोली कोशिका। ठीक है, क्या होगी, सर्टोली कोशिका। तो नर जर्म और सर्टोली कोशिका। तो जो नर्म जर्म कोशिका होती है यही चीज इसमें भी होगी। ठीक है, 2 नर जर्म और सर्टोली। देखो ये क्या है, वृषण कोश। ठीक है, क्या है, वृषण कोश। और वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या होता है, हमेशा 30 डिग्री यानी कि 2 से, ठीक है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होती है क्या होती है, कम होती है। इनका जो टेम्परेचर होता है, जो इनका तापमान होगा वो क्या होगा, हमेशा कम होगा। क्योंकि जब तापमान कम होगा तभी यहाँ पे जो शुक्रजनन की क्रिया होगी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ की जो एक नर्म जर्म कोशिका, ठीक है, बीच में ये क्या है, जो रेड वाली है इसको आप बोलते हो वृषण पालिका। ठीक है, क्या बोलोगे, वृषण पालिका। ठीक है, वृषण पालिका के बाद आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे जो शुक्रजनक नलिका है, ठीक है, क्या है, शुक्रजनक नलिका। अगली क्लास में जब हमने डायग्राम की बात की थी तो हमने शुक्रजनक नलिका का कार्ड भी देखा था, जिसमें हमें 2 चीज मिल रही थी, एक नर्म जर्म कोशिका और एक सर्टोली कोशिका। तो जब आप इस शुक्रजनक नलिका में झांक के देखोगे, वैसे तो देख नहीं पाओगे, उसके लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, और वैसे तो पॉसिबल नहीं है। तो जब आप इसको झांक के देखोगे तो इसमें 2 चीज मिलेगी, एक नर्म जर्म कोशिका और एक सर्टोली कोशिका। ठीक है, अब यही की जो नर्म जर्म कोशिकाएं होती है वही क्या करती है, विभाजन करती है। विभाजन कब करेंगी, जब किशोरावस्था आएगी तब। जब किशोरावस्था आएगी विभाजन करेंगे, और विभाजन करने के बाद शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, तो आगे चल के क्या देखोगे कि यहाँ की जो नलिकाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ की जो नलिकाएं होंगी वो आगे चल के एक जाल बना लेंगी। ठीक है, यहाँ से सारे विसरण पालिकाओं से क्या निकलेंगी, नलिकाएं, इनसे भी निकलेंगी, इनसे भी निकलेंगी, और भी जितनी भी सारे होंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, सारे से क्या निकलेंगी, नलिकाएं निकलेंगी। ये नलिकाएं जो करेंगी आगे चेंज हो जाएंगी एक किसमें, जाल में। ठीक है, यहाँ पे क्या बना लेंगे, ये जाल। ठीक है, एक जाल में बन जाएंगी, और जाल में बनने के बाद, जाल बनने के बाद आगे भी क्या करेंगे, एक नलिकाओं के रूप में इसके ऊपर क्या हो जाएगा, अधिवृषण। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, अधिवृषण। ठीक है, अब अधिवृषण जब होगा तो यहाँ से स्पर्म क्या हुआ, वृषण पालिका के अंदर क्या है, शुक्रजनक नलिकाएं हैं, जिसमें क्या हुआ, शुक्राणु का निर्माण हुआ। अब जब शुक्राणु बन जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इस वृषण, ठीक है, ये जो अधिवृषण है, ठीक है, क्या है, इस अधिवृषण में स्टोर होगा। ठीक है, इस अधिवृषण में आ गया। ठीक है, इधर भी क्या हो जाएगा, अधिवृषण में आ जाएगा। अब इसी अधिवृषण से क्या निकलती है, शुक्र वाहक निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, शुक्र वाहक। ठीक है, इधर से भी एक शुक्र वाहक निकली, इधर से भी क्या निकलेगी, एक शुक्र वाहक निकलेगी। अब इसी शुक्र वाहक के द्वारा क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ये जो शुक्राणु होंगे जाएंगे, इधर से भी क्या होगा, शुक्राणु जाएंगे। ठीक है, इसी के बाद आपको आगे आपकी संरचना क्या, मान लो यहाँ पे शुक्राशय होते हैं। ठीक है, क्योंकि शुक्राशय क्या होती है, ग्रंथि होती है। शुक्राशय, तो शुक्र वाहक से कहाँ स्टोर हुए, शुक्राशय में हुए। शुक्राशय से होते हुए जो क्या होता है, लिंग होता है। ठीक है, जो लिंग होता है, इस लिंग से होते हुए, ठीक है, इस लिंग से होते हुए क्या होगा, ये आगे शिशन भाग में कुछ इस प्रकार की कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देखने के लिए मिलती है, जिसमें क्या होती है, एक छिद्र होता है। ठीक है, क्या होगा, छिद्र। तो इसी छिद्र के द्वारा, ठीक है, यही जो छिद्र होगा, इसी छिद्र के द्वारा जो स्पर्म होंगे वो क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वीर्यसेचन, यानी कि वृषण के अंदर, ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर क्या है, वृषण पालिका। देखो वृषण कोश है, वृषण कोश के अंदर एक जोड़ी क्या है, वृषण है। इस वृषण के अंदर
वृषण पालिका है, वृषण पालिका के अंदर शुक्रजनक नलिका। तो शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है उनके दो सेल्स होती है, एक नर्मजर कोश का, एक सर्टोली कोश का। ठीक है, तो नर्मजर कोश का शुक्राणु, क्योंकि नरजर की जो कोशिकाएं होती है वही क्या करती है, विभाजन करती है, और विभाजन करते करते शुक्राणु का निर्माण करती है। तो जब शुक्र का कायांतरण होता है, जब शुक्राणु का निर्माण होता है, तो कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती है। ठीक है, तो जो सर्टोली कोशिकाएं होती है इसको कायांतरण में हेल्प करती है, तो क्या किसमें चेंज हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसी माध्यम से क्या हो जाएंगे, बाहर सक्रिय हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी विरेचन की क्रिया होती है। ठीक है, बस यही आपने आंसर में लिखना है। आंसर में भी यही देखे हो कि वृषण में शुक्राणु जनन निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिका में अंतर स्थापित हो जाता है। अब जैसे ही शुक्राणु का निर्माण होगा तो ये शुक्राणु कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो जैसे ही बनेगा तो जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं में इनका जो हिड होता है, ठीक है, इनका जो भाग होता है, ठीक है, इनका जो क्या होगा, भाग होगा, वो सर्टोली कोशिका में अंतर स्थापित हो जाता है। ठीक है, अब अंतर स्थापित हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं उस प्रक्रिया को विरेचन या स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड का निर्माण होगा, सर्टोली कोशिका उसको पोषण प्रदान करेगी, शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। अब वही शुक्राणु क्या होगा, यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे बन गया। ठीक है, बनने के बाद ये जाएगा अधिवृषण में, अधिवृषण से कहाँ जाएगा, ये शुक्रवाहक है, इस शुक्रवाहक से होते हुए कहाँ जाएगा, शुक्राशय में स्टोर होगा, और शुक्राशय में जाने के बाद ये इस सिसन के द्वारा, ठीक है, सिसन मुंड के द्वारा क्या होगा, इसको बाहर सक्रिय कर दिया जाएगा। यही क्रिया आपकी क्या हो जाएगी, विरेचन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया है तो वापस से देखना। ठीक है, वापस से बाद में फिर से रिवीजन करना, तो वो चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो यही होती है आपके शुक्रजनक शुक्राणु जनन और विरेचन की क्रिया। ठीक है, जो कि मैंने दोनों एक ही चीज में समझा दी, क्योंकि दोनों एक में है, कुछ अलग यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, अपरा किसे कहते हैं, अपरा को आप क्या बोलते हो, प्लेसेंटा। ठीक है, अपरा को क्या कहते हैं हम, प्लेसेंटा कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है अपरा किसे कहते हैं, बताओ। अब अपरा क्या होती है, कितने बच्चों को पता है अपरा किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे अपरा एक ऐसी संरचना होती है जो कहाँ पाई जाती है, एक फीमेल के अंदर बनती है। ठीक है, कब बनेगी, जब वो कोई भी लेडीज क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, जब वो गर्भावस्था में होगी तब यहाँ पे अपरा का निर्माण होता है, और वो अपरा क्या करता है, उस भ्रूण को पोषण प्रदान, यानी कि हमें जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमें पोषण कौन दे रहा था, यही जो अपरा की लेयर है यही दे रही थी। ठीक है, जब तक 9 मंथ हम रहते हैं इसी के द्वारा हमारा हर एक चीज, खाना पीना, उत्सर्जन, यानी कि पोषण और उत्सर्जन दोनों क्रियाएं, ऑक्सीजन लेना, सारी जो हमारी क्रियाएं हैं इसी के द्वारा है। तो ये जो अपराध क्या होती है, इस पे भी आपसे कभी शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे होती है। ठीक है, देखो अपरा एक उत्तक है। ठीक है, अपरा क्या होता है, एक उत्तक होता है, यानी कि जो प्लेसेंटा होती है ये एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है। ठीक है, जो अपरा होगा वो क्या होगा, एक प्रकार का क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, गर्भाशय से जुड़ा है। ठीक है, उत्तक है जो क्या है, गर्भाशय, यानी कि जो यूट्रस है, यूट्रस से जुड़ा है। अपरा के द्वारा माँ के रक्त से ऑक्सीजन और पोषण तत्व गर्भ यानी भ्रूण में पहुंचते हैं, और इसी प्लेसेंटा के द्वारा ही जो माँ का ब्लड होता है, ठीक है, क्योंकि अपरा में क्या होती है, रक्त वाहिनियां भी होती हैं, तो उसी रक्त वाहिनी के द्वारा ऑक्सीजन और पोषक जो तत्व होते हैं, ठीक है, यानी कि जो माँ ने भोजन खाया, माँ के भोजन खाने के बाद जब उसमें डाइजेशन हुआ, ठीक है, तो डाइजेशन के बाद जो पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड से मिलके, ठीक है, कहाँ जाते हैं, अपरा से होते हुए भ्रूण में जाते हैं। ठीक है, तो अपरा क्या है, एक प्रकार का उत्तक है जो गर्भाशय से जुड़ा होता है, और ये माँ के रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और पोषक तत्व भ्रूण यानी गर्भ में पहुंचते हैं, और यही संरचना भ्रूण के रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जीव अपशिष्टों को भी भ्रूण के रक्त के माँ से बाहर पहुंचाती है। यानी कि यही इसी अपरा का कार्य है कि माता के ब्लड से रक्त को ठीक है, माता के ब्लड से क्या जा रहा है, पोषक तत्व जा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहे हैं, और इसी का कार्य है कि जो उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है, जो क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि भाई जब भ्रूण हमारे माँ के गर्भ में तो वो भी तो ऑक्सीजन ले रहा है,
देखो जितने भी जीवित प्राणी हैं, सब ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन किसके हेल्प से ले रहा है? जब हम ऑक्सीजन, कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है, वो उसने क्या किया, ऑक्सीजन ग्रहण किया, तो कहाँ जाता है? क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं वो क्या है, अपरा से जुड़ी हुई है ना? तो क्या होगा कि उसी के द्वारा वो ऑक्सीजन लेगा, और जब पोषक तत्व जो ले रहा है, तो जब पोषक तत्व भोजन को खा रहा है, पोषण जब उसको मिल रहा है, तो उसके भी तो सजीव पदार्थ होंगे, वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। जब उस सजीव पदार्थ का उसके अंदर पाचन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना है, बाहर छोड़ना है। तो यही अपरा क्या करती है, उसको छोड़ने का कार्य भी करती है। ठीक है, तो अपरा क्या एक प्रकार का टिश्यू होता है, जो हमेशा नहीं होता। जब गर्भावस्था होती है, जो कोई लेडीज प्रेग्नेंट होगी तब उसी अवस्था में होगा, नहीं तो वो नहीं होता, हमेशा वो नहीं होगा। ठीक है, अपरा से दो हार्मोन्स भी निकलते हैं। आप देखो, अपरा का कार्य है कि अगर कोई भी माँ के गर्भ में भ्रूण है तो उसको पोषण भी दे रही है। ठीक है, वो ब्लड के द्वारा जो रक्त वाहिनियां है, क्योंकि जो बच्चे की रक्त वाहिनी, ठीक है, और बीच में क्या होती है, अपरा होती है, फिर माता की रक्त वाहिनी जुड़ी होती है एक दूसरे से, तो ये ऑक्सीजन भी दे रही है, कार्बन और पोषण भी दे रही है। बच्चे ने क्या किया, ऑक्सीजन को भी ग्रहण कर लिया, पोषण को खाया, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसके अंदर क्या होगी, ऑक्सीशन की क्रिया होगी। तो ऑक्सीशन की क्रिया के द्वारा इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाया। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, इसके साथ साथ इससे कुछ उत्सर्जित पदार्थ हैं, तो इसी अपरा के माध्यम से क्या हो जाएंगे, बाहर आएंगे। अब इसके साथ साथ जो अपरा होगी, जो प्लेसेंटा होती है, दो प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती है। पहला होता है प्रोजेस्टेरॉन तथा दूसरा होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है तब तक इस हार्मोन्स का लेवल बना होना चाहिए। जब इस हार्मोन्स का लेवल नहीं बनेगा तो बहुत सारी क्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, इन हार्मोन के प्रभाव से जब तक गर्भावस्था चलती है तब तक न तो अंडोत्सर्ग होता है और न ही रजोचक्र। देखो, अब यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का रिलीज होने का मतलब क्या है, क्योंकि जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है, जैसे ही क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अंडोत्सर्ग, एक अंडे का निर्माण होता है। जैसे ही यहाँ पे इनकी लेवल डाउन होता है तो जो ग्राफिन पुटक होती है वो फट जाती है, जिससे कि ग्राफिन पुटक से एक निकल के कहाँ चले जाते हैं, एम्पुला में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमेशा जब तक प्रेगनेंसी रहती है, कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट है, तब तक ये दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते रहते हैं, ताकि उस महिला के अंदर जो अंडे का निर्माण हो रहा है वो भी ना हो, और इसके साथ साथ जो रज चक्र है, क्योंकि जब अंडोत्सर्ग होगा, रज चक्र होगा, तो प्रेगनेंसी जो होगी वो सही नहीं होगी। ठीक है, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये दो हार्मोन्स को रिलीज करते रहते हैं तब तक, जब तक कि उस भ्रूण का, ठीक है, मानो ये भ्रूण है और इस भ्रूण का क्या हो जाए, जन्म ना हो जाए। ठीक है, तो यही होते हैं आपके अपरा। तो अपरा के बहुत सारे कार्य, देखो एक हार्मोन भी रिलीज कर रही है ना, इसके बाद पोषण भी दे रही है, ऑक्सीजन भी दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी निकाल रही है, वो सजीव पदार्थ को बाहर भी निकालने का कार्य कर रही है। हाँ, अब क्या होता है कि जैसे ही बेबी का जन्म हो जाता है तो ये अपरा की जो लेयर होती है ये भी बाहर आ जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा परमानेंट बनी है, ये बनी कब होगी, ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है, जैसे ही, ठीक है, तो उसी टाइम प्रोजेस्टेरॉन के लेवल से क्या होती है, यहाँ पे लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही कोई भी लेडीज क्या होती है, कंसीव कर लेती है, तो यहाँ पे लेयर धीरे 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 क्या हो जाती है, मोटी होने लगती है, और एंड्रोमेट्रियम की लेयर भी क्या होने लगती है, मोटी होने लगती है, और जैसे ही प्रसव की क्रिया होगी ये लेयर भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला, बंध्याकरण क्या है और इसके तरीकों का उल्लेख कीजिए। अब बंध्यकरण, बंध्यकरण को आप बोलते हो इनफर्टिलिटी, यानी कि ऐसी बीमारियां, ठीक है, ऐसे रीजंस, ठीक है, ठीक है। देखो, अब ये इनफर्टिलिटी क्या होती है कि देखो कुछ ऐसे भी दंपति होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनको संतान की इच्छा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ कमी होती है जिसकी वजह से वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। ठीक है, अब या तो वो उसमें एक का जो, ठीक है, जो अंडोत्सर्ग की क्रिया वो नहीं हो रही है, ठीक है, या तो जो अगर पुरुष है तो पुरुष के अंदर क्या हो रहा है, जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, या तो महिला की जो अंडवाहिनी उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या तो जो निषेचन योग्य एक वातावरण होता वो ना दे पा रही हो, यानी कहीं न कहीं या तो जो पुरुष है उसका जो स्पर्म काउंट वो कम हो, ठीक है, या तो स्पर्म ही होता है ना कि एक पावरफुल स्पर्म चाहिए इससे, किससे, एग से फर्टिलाइज होने के लिए। तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कि उनको चाहते हुए भी,
उनकी इच्छा भी है कि हमारे संतान हो, हमारे भी बच्चे हों, लेकिन उनकी इच्छा कहीं ना कहीं ये चीज रह जाती है। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, बंधगढ़ यानी कि इनफर्टिलिटी कहलाती है। अब देखो इनफर्टिलिटी होती क्या है भारत सहित, ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे भारत देश में ही ऐसी प्रॉब्लम्स है और बाकी किसी ऐसे देश में नहीं है। तो ये भारत सही, ठीक है, भारत सही पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंद है। आपके आसपास भी ऐसे नजर आते होंगे जिनकी एज हो गई है, ठीक है, बहुत सारे मतलब बुजुर्ग भी हो गए हैं, वृद्ध अवस्था में आ गए, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। या बहुत सारे आपको नजर आएंगे कि 35-40 की एज हो गई लेकिन उनके पास कोई भी संतान नहीं, हाँ भले उनकी इच्छा है तो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो क्या होगा, भारत सही पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंद हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। यानी कि देखो आपने चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ा है कि इनफर्टिलिटी, ठीक है, जो हमारी जनसंख्या, जो हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए बहुत सारी विधियां अपनाई जाती है, जिसमें कुछ प्राकृतिक विधियां होती हैं, कुछ रासायनिक विधियां होती है ना, कुछ यांत्रिक शोध होते हैं, कुछ पिल्स होती हैं। इन चीजों के द्वारा हम क्या करते हैं, जो बच्चे होता है ना, किसी किसी घर में देखोगे, पहले के जमाने में था, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी आज के टाइम में हम 2 भाई 3 बहन 4 भाई, ठीक है, तो ऐसे क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आज के टाइम में क्या हो गया है, 2, ठीक है, हम 2 हमारे 2, लेकिन आने वाले टाइम में हम 2 हमारे 2 तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग 2 हम 2 हमारे 1, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, और आने वाले टाइम में ये लागू भी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारे रहने की समस्या में, खाने पीने बहुत सारी समस्याएं क्या होगी, उत्पन्न हो रही थी। इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2 बच्चों के लिए क्या किया कि 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। तो इसी के लिए तो कुछ ऐसे भी दंपति होते हैं कि जितने भी आपके प्राकृतिक विधि हो गई, ठीक है, या यांत्रिक विधि हो गई। प्राकृतिक विधि में जैसे होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या हुआ, वीर्य सेचन की जो क्रिया, जो वीर्य उसको बाहर स्खलित कर दो, है ना। या तो क्या होता है कि जब ओव्यूलेशन का, जब अंडोत्सर्ग का टाइम हो, तो पीरियड्स की, ठीक है, पीरियड्स खत्म होने के 10 से 17वें दिन के बीच में कोई भी ऐसे लैंगिक संपर्क ही ना बनाओ, तो ये आपकी प्राकृतिक विधियां हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे दंपति, इस सारी जो जितनी भी तकनीक है, जितनी भी कंडोम हो गया, लूप हो गया, जितनी भी कापट्टी हो गया, जितनी भी विधियां हैं, सारी चीजों का यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं, कोई भी रोक नहीं ला रहे, फिर भी वो जो संतान उत्पत्ति करने में क्या हो जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं। तो यही क्रिया, इसका मतलब क्या होगा कि इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बीमारियां होगी, वो चाहे जन्मजात होगी या बाद में होगी। ठीक है, तो क्या आ गया है कि उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी वे बच्चे पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, जितनी भी विधि वो यूज नहीं कर रहे हैं, एकदम बिना डर के कर रहे हैं, फिर भी क्या हुआ, ये बच्चे पैदा करने में क्या हो जा रहे हैं, असमर्थ हो जा रहे हैं। ठीक है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। अब ऐसा जो भी दंपति कर रहा है, जो भी दंपति क्या है, जो भी कपल इस संतान से वंचित है, वो सारे तकनीक को यूज कर रहा है, ठीक है, जितने भी सारे मेथड है, इस विधि को यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, अपने संतान को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। वो क्या होगा, जो कि शारीरिक, देखो आप खुद पहले हमारी शरीर भी, ठीक है, हमारी शरीर भी अच्छी होनी चाहिए। अब शरीर के अंदर एक एक पार्ट, यानी कि जो हमारे जनन तंत्र वाले पार्ट्स होते हैं, वो आपके क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जन्मजात, कुछ लोगों में जन्मजात ही होती है, ठीक है। इसके बाद रोगजन्य, ठीक है, कुछ क्या हो गया रोगजन्य, कुछ क्या हो जाएगा औषधिक, ठीक है, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक, और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो अगर एक संतान को, कोई भी कपल्स है, उसको एक संतान प्राप्त करनी है, तो उसको मानसिक रूप से एकदम अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद शारीरिक रूप से अच्छा होना चाहिए, इसके पास साथ साथ रोगजन्य यानी कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीमारी है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो भारतवर्ष में प्राय दंपतियों में बच्चा न होने का दोष स्त्री को ही दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि अगर कोई भी कपल से, मान लो किसी लड़के और लड़की की शादी हुई, 2 साल 4 साल बच्चे नहीं हुए, तो क्या होता है, दोष किस पे जाएगा, स्त्री पे जाएगा कि हेलो चलो तुम्हारे अंदर कोई ना कहीं कमी है जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो ये जो दोष होता है सिर्फ महिला का ही नहीं होता, इसमें दोनों की भी भागीदारी होती है। क्या पता महिला में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पुरुष में ही हो, या क्या पता पुरुष में नहीं दिक्कत है, महिला में भी हो,
ठीक है। लेकिन जो हमारे भारत देश में, ठीक है, भारतवर्ष में क्या होता है, प्राय जो दंपतियों को बच्चा ना होने का दोष किसको दिया जाता है, महिला को ही दिया जाता है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिम्मेदार सिर्फ स्त्री ही होती है। जैसे क्या होता है कि अगर लड़की, किसी घर में एक लड़की आ गई, 2 लड़की आ गई, 3 लड़की आ गई, तो वो कोसा, घर वाले कोसते हैं, किसको, स्त्री कोसते हैं कि लड़की पैदा की जा रही है, लेकिन हालांकि उस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये दोष तो, ये जो गुण है ये तो पुरुष के अंदर है, क्योंकि जो क्रोमोजोम, ठीक है, स्त्री का तो जो लिंग गुणसूत्र है वो दोनों एक्स एक्स है, तो बेचारी देगी क्या, एक्स ही ने देगी, कहाँ से वाई लेके आएगी। अब पुरुष का है ना एक्स वाई, तो पुरुष अगर अपना एक्स देगा तो लड़की, अगर वाई देगा तो लड़का, लेकिन फिर भी इसके लिए भी किसको कोसा जाता है, स्त्री को ही कोसा जाता है। लेकिन हालांकि हमारी जो साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, पहले के जमाने के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो ये ज्यादा चीजें थी, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो ये चीज सबके नॉलेज में, लेकिन कहीं ना कहीं अभी है ऐसी चीजें, ठीक है। यह समस्या पुरुष साथी में भी होती है और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां वैज्ञानिक जांच में सहायक हो सकती है और इनमें से कुछ विकारों का, ठीक है, उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती है। इसीलिए ART के द्वारा, ठीक है, एक तकनीक है सहायक जनन प्रौद्योगिकियां, जिसको आप बोलते हो ART। इसके तहत क्या किया गया है कि चाहे भारत देश हो चाहे कोई भी देश हो, कि कुछ ऐसे भी, मान लो किसी औरत के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है, किसी पुरुष के अंदर प्रॉब्लम है और वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, उनको भी संतान चाहिए, तो इस संतान को, इस कमी को दूर करने के लिए हमारी जो साइंस है, ठीक है, हमारे साइंस ने क्या किया, बहुत सारे तकनीक को निकाला। हालांकि इसके खर्च बहुत ज्यादा होते सब कुछ। अब एक मिडिल परिवार का व्यक्ति होगा, ठीक है, गरीब घर का व्यक्ति होगा, अगर उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो वो चीज नहीं कर सकती, तो उसके लिए बेस्ट इलाज है कि भाई तुम बच्चे को अडॉप्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अनाथालय में, तो उसको क्या कर लो, गोद ले लो। बाकी ये जो तकनीक है उसको तो वो करनी, क्योंकि इसके खर्चे क्या होते हैं, बहुत महंगे होते, बहुत ज्यादा, वो हर चीज कोई नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साइंस ने इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व की कि जिसके पास पैसे ज्यादा वो इस चीज तो कर सकते हैं, और जिसके पास नहीं है उसके लिए अनाथालय तो खुला ही है, बच्चे से मतलब है, ठीक है, उसको भी, बच्चे को माँ बाप मिल जाएगा और माँ बाप को क्या मिल जाएगा, एक संतान मिल जाएगा, ठीक है, ये भी तो ऑप्शन अच्छा है। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसके लिए उपचार, जो उपचार यानी कि उपचार करके मदद करने में मदद दे सकती है। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीक द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। मान लो ART के द्वारा बहुत सारे तकनीक है, जैसे ART में आपके आते हैं GIFT। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के योग्य वातावरण हो, ठीक है, उसके यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उसके अंदर जो एग का ओव्यूलेशन हो रहा है, जो अंडे का निर्माण ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा कि दाता महिला से अंडा लेगी, ठीक है, दाता महिला से अंडा लिया जाएगा, लैब में क्या किया जाएगा, या तो लैब में या तो डायरेक्ट इंजेक्शन के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा क्या होगा, महिला के कहाँ पे, तुम्बिका में डाल दिया जाएगा, ठीक है, अब इंजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आगे की प्रोसेस होगी। तो बहुत सारी यहाँ पे ऐसी तकनीकी है जो ART के द्वारा, या एक जिप्ट होता है, ठीक है, कभी कभी लैब में ही निषेचन करवा दिया जाएगा नर युग्मक मादा युग्मक दोनों का, और उसके बाद जो गैमीट बनता है, जो जाइगोट बनता है, उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकियां होती हैं, ठीक है। तो ये तकनीक सहायक जनन, ठीक है। अब ऐसे दोष को क्या करना है, दूर करना है, लेकिन कुछ ऐसे दोष को दूर करने के बाद भी ये चीज ठीक नहीं हो पाती, ठीक है। इसके बाद क्या देखोगे, तो यही ART के द्वारा, ART को हम बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ठीक है। इनमें अंडों का निषेचन शरीर के बाहर परख नली में होता है। परख नली का मतलब होगा कि टेस्ट ट्यूब, कोई एक लैब में जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें अंडे को और शुक्राणु दोनों को लिया जाएगा और उसी में क्या किया जाएगा, निषेचन, फर्टिलाइज करवाया जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ठीक है, परख नली में होता है। फिर 8 से 16 कोष की अवस्था में युग्मनज का स्थान पर माता के गर्भाशय में होता है, जहां गर्भ में शिशु का विकास होता रहता है, ठीक है। यही होती है आपकी बंध्यकरण। अगर आप आम भाषा में इसको समझोगे, सबसे पहले क्या है, देखो, परख नली टेस्ट ट्यूब बेबी का भी शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में आता है, अलग से छोटा सा पूछा जाता है, ठीक है। तो परख नली में क्या होता है कि लैब में टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, मान लो ये क्या टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब इस ट्यूब में क्या होगा, अंडाणु को लिया जाएगा और शुक्राणु को, दोनों को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाएगा और यहाँ पे
अब यहाँ पे n है प्लस n है, दोनों क्या बन जाते हैं 2n, जाइगोट बन गया। ठीक है, अब ये जाइगोट जब बनेगा तो ये जाइगोट का क्या होगा, विदलन होता है। तो यहाँ पे अगर 1 है तो 1 से कितने हो जाते हैं 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो या तो 8 वाली अवस्था में या तो 16 वाली अवस्था में जो क्या होता है, गर्भाशय होता है, गर्भाशय में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर गर्भाशय के अंदर एक शिशु का क्या होता है, विकास होता है, और एक बेबी का क्या होगा, ठीक है, जन्म होता है। तो ये होती है आपकी बंधकरण की विधि, कि ये समस्या से सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश जूझ रहे हैं, और इसका समाधान भी किया जा चुका है। लेकिन सब इसकी समस्या को, जो इस तकनीक है, इस तकनीक का लाभ उठा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेंडल जी ने 3 नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र विवहन का नियम, और युग्मक शुद्धता का नियम। लेकिन एक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने अपूर्ण प्रभाविता को ही शो कर दिया, यानी कि मंडल के नियम को ही क्या कर दिया, झुठला दिया, है ना, उनके नियम से अलग हटके एक नियम को दे दिया। क्योंकि देखो वैज्ञानिकों का काम क्या होता है, वो कुछ न कुछ नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं। जैसे अब आगे चल के आप विकास पढ़ोगे, विकास वाला जो चैप्टर है, तो उसमें आपको पढ़ना होता है कैसे कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जब ब्रह्मांड बना, पृथ्वी बनी, तो कैसे जीव आए, ठीक है, फिर जो अलग अलग जीव आए, मानव का विकास कैसा हुआ, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो विकास हुआ। तो इसी तरह जब मेंडल जी ने अपने 3 नियम आनुवंशिकता का दिए थे, तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जो मेंडल के नियम से हटके एक नियम दे दिया, जिसको क्या बोला, अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल जी ने क्या बोला था कि अगर हम 2 जनक के बीच में संकरण कराते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल उन्होंने सबसे पहले क्या लिया था, लंबा और बौना पौधा लिया था। जब दोनों के बीच में उन्होंने संकरण कराया था, तो क्या देखा था कि पहली पीढ़ी में लंबेपन ने अपने लक्षण को शो किया था, और पहली पीढ़ी में जो बौनेपन ने था वो नहीं शो किया था। लेकिन जब उनकी दूसरी पीढ़ी आई, ठीक है, जब उनकी दूसरी पीढ़ी आई, तो हमें लंबे और बौने पौधे दोनों देखने के लिए मिले, यानी दोनों ने अपने लक्षण को शो किया। हालांकि लंबेपन ने ज्यादा किया और बौनेपन ने क्या किया, कम किया। लेकिन यहाँ पे एक विशेष प्रकार का ही अलग ही अपूर्ण प्रभाविता दिखती है, जिसको आप बोलते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछता है, इसको तो इतना ही मान लो, ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब इसमें देखो होता क्या है, मेंडल के प्रयोग में F1, ठीक है, जो मेंडल जी का क्या है प्रयोग, यानी कि इसकी क्या है बेटा, F1 पीढ़ी। तो मेंडल के प्रयोग में F1 विषम, ठीक है, ठीक है, तो देखो मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी, ठीक है, क्या है F1 का मतलब है कि इनकी जो F1 पीढ़ी विषम युग्मजी का फिनोटाइप किसी एक जनक के सदृश पाया गया। ठीक है, मेंडल के प्रयोग में जो F1 पीढ़ी यानी जो विषम युग्मजी का फिनोटाइप था, किसी एक जनक में क्या था, सदृश पाया गया था। परंतु कुछ पौधों में F1 का फिनोटाइप किसी भी जनक से नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है, जो F1 पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी का जो फिनोटाइप होता है वो किसी भी जनक में नहीं मिलता है। इसका उदाहरण है स्वान पुष्प या स्नैपड्रैगन में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लोगे, स्वान पुष्प या इसको बोलते हो स्नैपड्रैगन में। तो स्नैपड्रैगन में फूल के रंग की वंशागति इसके अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या होगा, पहले क्या होता है, प्रजनन काल पुष्प, ठीक है, प्रजनन लाल फूल वाले पुष्प तथा सफेद फूल वाले पुष्प पौधे के बीच में संकरण कराया गया। मानो यहाँ पे जो मेंडल जी के विपरीत नियम था, उसमें क्या था, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर को इन्होंने क्या किया था, रेड फ्लावर, ठीक है, क्या किया था, रेड था, रेड पुष्प था, और यहाँ पे क्या था, व्हाइट था। ठीक है, रेड और व्हाइट। अब किसी भी जब हम जनक की करवाते हैं तो पहले क्या बनाते हैं, गैमेट, कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो जब इन्होंने क्या किया, संकरण कराया, तो इनको क्या F1 पीढ़ी में इनको क्या मिला, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, क्या मिला, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखो इसको यहाँ पे समझो, देखो सबसे पहले जो मेंडल के विपरीत यानी अप्रभाविता का नियम क्या कहता है, यहाँ पे कैपिटल आर लिया, कैपिटल आर, इसको हमने क्या बोला, रेड फ्लावर। ठीक है, क्या है, रेड पुष्प है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल आर, और इसको हमने क्या बोला कि ये क्या है, मेंडल जी का, ठीक है, मेंडल के विपरीत का जो नियम है ये क्या है, सफेद पुष्प है। ये बीच में बेटा क्या है, दोनों आपके क्या है, जनक है। ठीक है, ये क्या है, जनक। अब जनक में जब हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो पहले हम क्या बनाते हैं, युग्मक को बनाते हैं। ठीक है, क्या बना, युग्मक। तो युग्मक क्या बनो देखोगे, कैपिटल आर
यहाँ पे भी कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर और यहाँ पे स्मॉल आर। जब इनके बीच में संकरण कराया जाएगा तो इनसे जो संतति आपको नजर आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसकी जो F1 पीढ़ी, इनकी F1 पीढ़ी में क्या आएगा, कैपिटल और स्मॉल आर। और जब इनके F2 पीढ़ी में क्या कराएगा, स्वपरागण की क्रिया कराए जाने पे, तो स्वपरागण की क्रिया देखो, अब क्रॉस कराओगे तो दिक्कत होगी, पुनेट वर्ग में रखोगे तो वो इजी होता है। तो जब इसको पुनेट वर्ग में रख के स्वपरागण में देखोगे तो यहाँ पे बेटा कैपिटल आर और स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, देखो तो यहाँ से क्रिया होगी तो कैपिटल आर और ये इससे क्रिया करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, और ये यहाँ से क्रिया करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर और ये आर से करेगा तो स्मॉल आर। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे बेटा नजर क्या आ रहा है कि ये जो कैपिटल आर है, ठीक है, जो कैपिटल आर है ये आपके क्या है, रेड फ्लावर है। ठीक है, क्या है, रेड फ्लावर है। ठीक है, और ये जो स्मॉल आर है ये आपके क्या है, व्हाइट फ्लावर है। ठीक है, व्हाइट है। लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल आर और स्मॉल आर, वहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि क्या आ जाएंगे, एक विशेष प्रकार की यहाँ पे संतति देखने को मिल रही है और ये होते हैं आपके गुलाबी पुष्प, यानी कि क्या नजर आएंगे, पिंक फ्लावर। क्या दिखेगा, पिंक फ्लावर। तो आप क्या देखते हो कि देखो मेंडल जी का नियम क्या था, मेंडल जी ने क्या बोला कि अगर हम दो जनक के बीच में क्रॉस कराते हैं तो प्रभाविता के नियम में उन्होंने क्या देखा कि पहले ने F1 पीढ़ी में पहले ने अपने लक्षण को शो किया, तो जिसने शो किया उसको अप्रभाविता का नियम और जिसने नहीं शो किया उसको अप्रभाविता का नियम। लेकिन आपको यहाँ पे एक विशेष देख रहा है कि लाल और सफेद के बीच में करार है और पिंक हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यही पे क्या हो जाता है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। इसी तरह मानव के ब्लड में जो ABO, ठीक है, जो AB ब्लड ग्रुप ABO में भी ये वंशागति देखने के लिए मिलती है। तो यही होता है आपका अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ठीक है, जो कि यही है। तो आर है तथा सफेद है। अब संकरण में F1 पौधे में आर में यानी गुलाबी, ठीक है, गुलाबी हो जाएगा और आर सफेद वाले पुष्प यानी आर वाले पौधे मिले, यानी कि एक संबंधी दो संबंधी एक का हुआ। ठीक है, अनुपात और आर एलील पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं रहने के कारण यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर संतति में फूल गुलाबी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या देखोगे, इसका फिनोटाइप, तो क्या होगा, एक लाल पुष्प एक हो जाएगा, संबंधी छोटा पुष्प जो गुलाबी है दो हो जाएगा और संबंधी क्या हो जाएगा, तो एक संबंधी दो संबंधी इसका फिनोटाइप हो जाएगा। और इसके जीनोटाइप देखोगे तो ये भी एक संबंधी दो संबंधी एक ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आनुवंशिक कोड के गुण या विशेषताएं बताइए। आनुवंशिक कोड, ये भी आपके एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट है, ये आपके बार बार पूछता है कि आनुवंशिक कोड क्या होते हैं। इसके साथ साथ समापन कोड क्या होते हैं। ठीक है, प्रारंभ और एक और कोड पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे, आनुवंशिक कोड की निम्न विशेषताएं हैं। पहला क्या है, प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए कम से कम एक त्रिक कोडान होता है। देखो प्रत्येक अमीनो अम्ल, ठीक है, जो अमीनो एसिड होता है, ठीक है, क्या होगा, जो अमीनो एसिड होता है बेटा, तो प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए क्या होते हैं, त्रिक कोडान होते हैं, यानी कि याद हो जाएगा AUG। ठीक है, ठीक है, ये UG, ऐसे कई सारे आपके क्या होते हैं, कोडान, यानी कि इसमें क्या शामिल है, एडेनिन, यूरोसिल, ग्वानिन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक जो अमीनो एसिड होता है के लिए कम से कम एक ट्रिक यानी कि ट्रिपल कोडान होता है। और कोड अपहालित, ठीक है, कोड क्या होते हैं, अपलासित होता है, अर्थात एक ही अमीनो अम्ल के लिए एक से ज्यादा कोडान हो सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे एक अमीनो एसिड है तो एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, कोडान, यानी कि एक कोडान आपको एक दिख रहा है तो ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे कोडान देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या देखोगे, कोड अनिति व्यापी, ठीक है, जो कोड होते हैं वो अनिति व्यापी होते हैं, अर्थात 3 क्षारकों में एक अमीनो अम्ल कोड होता है। अगर 3 क्षारक है तो तीनों क्षारक में एक क्या होता है, अमीनो एसिड का क्या होगा, कोड होता है। अगले अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारक और चाहिए। अब अगर अगला अमीनो अम्ल है, मानो यहाँ पे एक अमीनो अम्ल है तो यहाँ पे क्या होते हैं, 3 क्षारक कोड होते हैं। अब अगर यहाँ पे अगला है तो अगले के लिए फिर क्या चाहिए, अगला कोड चाहिए। ठीक है, तो पिछले 3 क्षारकों में से कोई भी अगले अमीनो अम्ल के कोडान पे सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, परंतु हाल में ही वैज्ञानिक को पता लगा कि जीवाणु भोजी,
बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जीवाणु भोजों को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज में कुछ नति व्यापी होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार की नति व्यापी वहां पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी एकदम अच्छे से क्या करना है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके आगे भी है। कोड, जो कोड होंगे वो क्या होगा? कोमा रहित होता है। ठीक है, अर्थात दो कोडानों के बीच कोमा की आवश्यकता, जो कामा होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद क्या देखोगे? एक अमीनो अम्ल को कोडित कर देने के बाद अगले 3 क्षारक दूसरे अमीनो अम्लों को स्वतः ही कोडित कर देते हैं। अगर मानो एक अमीनो अम्ल को कोडित किया गया तो अगले जितने भी क्षारक होंगे वो दूसरे अम्लों को भी स्वतः ही क्या कर देते हैं? कोडित कर देते हैं। ठीक है, कोड क्या होते हैं? असंदिग्ध होता है, अर्थात एक ही निश्चित कोडान एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं? असंदिग्ध होते हैं, अर्थात वो एक निश्चित कोडॉन एक अन्य, ठीक है, एक निश्चित कोडान अमीनो अम्लों को ही क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा, बाकी किसी को भी नहीं करेगा। कोड सार्वत्रिक होता है, अर्थात सभी जीवधारियों में एक सा होता है। अब जितने भी कोड होते हैं अब अलग अलग नहीं होते, यानी कि जितने भी अलग अलग आपके जीवधारी, तो क्या अलग अलग जीवधारी में जो कोड होते हैं वो अलग अलग होते हैं? नहीं, सारी जीवधारी में जो कोड होते हैं वो एक से ही होते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए के बीच दो प्रमुख अंतर बताइए। अगर आपसे लॉन्ग भी पूछता तो कई सारे आपको 5 से 6 से 7 अंतर लिखने होते, लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी शॉर्ट में सिर्फ 2 या 3 लिख दोगे तो लघु उत्तरी के लिए सही है। तो डीएनए और आरएनए में प्रमुख 2 अंतर बताइए। अब देखो डीएनए क्या होता है, तो 2 अंतर में सिर्फ क्या लिखोगे? इसमें साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन तथा ग्वानिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरामिड। ठीक है, जिसमें आपके 4 बेस होते हैं, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और एक क्या होता है बेटा? यूरोसिल। तो आप क्या देखते हो कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन प्रेजेंट होता है, और आरएनए में ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन और यूरोसिल, यानी कि थाइमिन के स्थान पे यूरोसिल। तो हमेशा याद रखना डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट है और आरएनए में थाइमिन अब्सेंट है। तो थाइमिन की जगह क्या है? यूरोसिल है, और डीएनए में यूरोसिल नहीं है तो यूरोसिल की जगह क्या है? थाइमिन है। ठीक है, इसके साथ साथ जो एडेनिन होता है, ठीक है, वो थाइमिन से हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है, और जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, और ये बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन तथा ग्वानिन नामक नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, किसमें? डीएनए में। और आरएनए में इसमें ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन तथा यूरोसिल जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये डबल हेलिक्स संरचना, जो डीएनए होता है वो क्या है? डबल हेलिक्स संरचना है, लेकिन आरएनए यह सिंगल धागे के समान संरचना होती है। आरएनए क्या होगा? सिंगल होगी, और कैसे? धागे के समान संरचना होती है। और जो डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं। कैसे होंगे? डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो जितने भी सारे क्वेश्चन है आपको ये आपकी पूरी बुक से है, हालांकि आधे से है, तो जितने भी आपको क्या करना, अच्छे से प्रिपेयर इसको करने हैं। इतने में से गारंटी है कि 2 से 3 से 4 आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही। फिर अगली जो क्लास होगी हमारी वो होगी नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, नहीं आगे क्या होना है क्या नहीं होना आपका। तो आप इसको क्या करना, अब ये नहीं कि अभी पढ़ लिए पढ़ के छोड़ के चले जाएं फिर उसको वापस से रिवीजन ना करें। तो आप इसको अच्छे से क्या करना, रिवीजन करना, फिर न समझ में आए तो वापस से पूछना। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।